नमस्कार भाई और बहनों। आज इस वीडियो में हम साथ मिलकर मास्क और रेस्पिरेटर्स के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। कोविड 19 के इन क्षणों में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सब मास्क और रेस्पिरेटर्स के बीच फर्क को समझें और जागरूक रहें। मैं आपको इन दोनों के बीच में फर्क और इनके फायदे और नुकसान के बारे में समझाने की कोशिश करूंगा। इस प्रस्तुति के अंत में मेरी आशा है कि आप कोविड-19 जैसे स्थिति से सामना होने पर सही उपकरण चुनने के बारे में निर्णय लेने के लिए सुसज्जित होंगे। आइए हम पहले मास्क को देखें। दो प्रकार के मास्क होते हैं और वे हैं सर्जिकल मास्क और क्लॉथ मास्क। सर्जिकल मास्क जो आकार में आयताकार होते हैं और आमतौर पर हल्के नीले रंग के होते हैं, दो लोचदार तारों के साथ आते हैं जिन्हें नाक और मुंह पर मास्क को सुरक्षित करने के लिए कान के लोब के चारों ओर खींचने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा सर्जिकल मास्क की सतह में फोल्डिंग्स होती हैं, जबकि मास्क की ऊंचाई इसके सिरों पर निश्चित होती है। सर्जिकल मास्क पहनते समय हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि मास्क का फोल्डिंग नीचे की ओर इशारा कर रहा है। एक बार जब मास्क लोचदार बैंड के साथ सुरक्षित हो जाता है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं और सर्जिकल मास्क के केंद्र को नीचे खींच सकते हैं ताकि फोल्डिंग नीचे की ओर फैल जाए, जिसे हमारी नाक और मुंह को ढका जा सके। क्लॉथ मास्क को सर्जिकल मास्क की तरह ही पहना जाना चाहिए, लेकिन वे फोल्डिंग के साथ नहीं आते हैं जिन्हें विस्तारित किया जा सकता है। इसके अलावा क्लॉथ मास्क अक्सर सर्जिकल मास्क की तुलना में अधिक मोटे हो सकते हैं और कम आरामदायक होते हैं क्योंकि उन्हें बहुत अधिक समायोजित नहीं किया जा सकता है। सर्जिकल मास्क, जिसे कभी कभी प्रक्रिया मास्क के रूप में भी जाना जाता है, चिकित्सा पेशेवरों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा पहना जाता है। सर्जिकल मास्क और क्लॉथ मास्क के बारे में ध्यान देने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि वे पहनने वाले को वायु जनित बैक्टीरिया और वायरस से बचाने के लिए डिजाइन नहीं किए गए हैं। ये दोनों प्रकार के मास्क पहनने वाले को केवल बड़े कणों और श्वसन स्राव और लार की बूंदों से बचने में प्रभावी होते हैं। इसके अलावा चूंकि क्लॉथ मास्क बुने हुए सामान से बने होते हैं, इनमें ताकना का आकार बड़ा होता है और इसलिए निस्पंदन दक्षता के मामले में इन्हें सर्जिकल मास्क की तुलना में कम प्रभावी माना जाता है। क्लॉथ मास्क में कपड़े के अतिरिक्त परत जोड़ने का वृद्धिशील लाभ केवल लगभग 2% के क्रम में है और इसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त परत मास्क पहनने के आराम को कम करती है। सभी मास्क और रेस्पिरेटर का नियमित उपयोग किया जा सकता है। हालांकि जब यह मास्क और रेस्पिरेटर के पुनः उपयोग की बात आती है, तो यह दृढ़ता से सलाह दी जाती है कि एकल उपयोग के बाद मास्क को त्याग दिया जाए, जबकि रेस्पिरेटर का उपयोग उस वक्त तक किया जा सकता है जब तक यह सामान्य रूप में श्वास लेने की प्रक्रिया का विरोध करना शुरू करता है। अब हम रेस्पिरेटर्स के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। रेस्पिरेटर एक विशेष प्रकार का मास्क है। जबकि सर्जिकल और क्लॉथ मास्क में ढीले ढाले कपड़े होते हैं और पहनने वाला नाक क्षेत्र के आसपास के गुहाओं के माध्यम से सांस लेता है, रेस्पिरेटर के मामले में पहनने वाले की नाक और मुंह के क्षेत्र को कसकर सील कर दिया जाता है। सांस लेना मास्क सामग्री के माध्यम से होता है, जिसमें मास्क सामग्री के रूप में कार्य करता है एक फिल्टर। रेस्पिरेटर आमतौर पर 3 प्रकार के होते हैं, N, R और P, जहां N का अर्थ
नॉन ऑयल प्रूफ है, आर का अर्थ ऑयल रेजिस्टेंट होता है और पी का अर्थ ऑयल प्रूफ होता है। रेस्पिरेटर व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण के विशेष टुकड़े हैं और इसलिए वे सस्ते नहीं आते हैं। उनकी निस्पंदन दक्षता से रेस्पिरेटर सामान्यतः 3 प्रकारों में आते हैं, जैसे P1, P2 और P3। P1 प्रकार का रेस्पिरेटर 80% कण को फंसाने में सक्षम होते हैं, जो कि 0.3 माइक्रोन या कम व्यास के होते हैं। P2 प्रकार का रेस्पिरेटर 95% कण को फंसाने में सक्षम होते हैं, जो कि 0.3 माइक्रोन या कम व्यास के होते हैं। P3 प्रकार का रेस्पिरेटर 99.95% कण को फंसाने में सक्षम होते हैं, जो कि 0.3 माइक्रोन या कम व्यास के होते हैं। सबसे अधिक उपलब्ध रेस्पिरेटर मास्क N95 प्रकार का है, जिसका अर्थ है कि यह प्रभावी रूप से 95% कण को रोक सकता है, जो 0.3 माइक्रोन या उससे कम व्यास का है, और यह ऑयल प्रूफ नहीं है। कुछ रेस्पिरेटर मास्क डिजाइन में एक सांस छोड़ने वाला पोर्ट भी शामिल है, जो एक तरह से मूल्य तंत्र है, जिसका उद्देश्य मास्क के भीतर गर्मी को कम करना है और पहनने वाले द्वारा सांस छोड़ना का प्रयास कम करना है। मास्क चाहे जिस प्रकार का भी हो, आइटम की गुणवत्ता, निर्माण ब्रांड और इकाई लागत के बीच में एक मजबूत सहसंबंध है। कोविड-19 महामारी के समय में मांग को मद्देनजर रखते हुए कई लोगों ने क्लॉथ मास्क का निर्माण शुरू कर दिया है। कुछ अपने घरों पर ही स्वयं मास्क का विनिर्माण कर रहे हैं। ऐसे मास्क निरीक्षकों को तो प्रभावित कर सकता है, लेकिन कोविड-19 वायरस को नहीं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मास्क और रेस्पिरेटर जैसे पीपीई सटीक मानकों पर निर्मित किए जाते हैं। कार्यात्मक क्षमता और सहनशीलता के लिए उनका पूरी तरह से परीक्षण किया है। इस तरह के सटीक और गुणवत्ता नियंत्रण को घर निर्मित मास्क में कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। घर का बना खाना सबसे अच्छा है, लेकिन घर का बना मास्क नहीं। हम इस बात को याद रखकर अच्छा करेंगे। ऐसी भी खबर सुनने को मिल रही है कि कुछ लोगों ने रिसाइकलिंग प्लांट बनाया है, जहां वे पहले से उपयोग किए गए मास्क को धोते हैं और मांग को पूरा करने के लिए उसे पुनः बेच देते हैं। इसलिए मास्क खरीदने से पहले हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। हमें हमेशा प्रतिष्ठित मेडिकल दुकानों से और अच्छे ब्रांड ही खरीदना चाहिए, अन्यथा हम केवल अपने आप को मूर्ख बनाते रहेंगे। अलविदा कहने से पहले यहां एक दिलचस्प इंफोग्राफिक है, जो मास्क पहनने की प्रभावशीलता को दर्शाता है। जैसे कि हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं, अगर कोविड-19 वाहक और असंक्रमित दोनों मास्क पहनते हैं, तो बीमारी फैलने की संभावना 2% से भी कम हो जाती है। इसलिए दोस्तों, मास्क पहनने की इस आदत को बरकरार रखें और इसे तब तक अपने पास रखें जब तक कि कोविड-19 पर हम चिकित्सकीय रूप में जीत हासिल नहीं कर लेते। इसकी उच्च लागत के कारण N95 प्रकार के मास्क हम में से प्रत्येक के लिए व्यवहार्य नहीं हो सकता है, लेकिन कम से कम हमें सर्जिकल मास्क पहनने की आदत तो डालनी ही चाहिए। यदि आप एक नियंत्रण क्षेत्र में हैं या सकारात्मक वाहन के निकटता में काम करते हैं, तो निश्चित रूप से सही प्रकार के व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण चुनें। सिर्फ सर्जिकल मास्क से काम नहीं चलेगा।
दोस्तों, बहुत सावधान रहें और इस सार्स कोव 2 वायरस को बहुत गंभीरता से लें। ये कोई मजाक नहीं है। ये पता चला है कि कोविड-19 से उभर कर आने वाले रोगियों में भी फेफड़ों की क्षमता में 40% तक की स्थायी क्षति हो सकती है। हमारी अगली मुलाकात तक सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।